अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रो टू फिज़िक्स को देखा और उसके अंदर हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और इसकी क्वांटिटीज़ यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को डील किया हमने। और हमने एसआई सिस्टम यानी 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देखा। नेक्स्ट आज हम देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जब हमने यूनिट्स की बात की थी तो हमने बोला था 3 तरह के यूनिट्स हैं। नंबर 1 पे बेस, नंबर 2 पे आपके पास डिराइव और थर्ड पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मेरे बच्चे वो होते हैं जो ना तो बेस में काउंट होते हैं और ना ही डिराइव के अंदर काउंट होते हैं। इनको आप पहले 9th क्लास में नहीं पढ़ चुके, लिहाजा सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डेफिनेशन भी यही है कि दोज SI यूनिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड ईदर इन द बेस यूनिट्स और इन द डिराइव यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उनको अलग रखा जाता है। इनकी दो टाइप्स हैं जी। एक हमारे पास है 2 डायमेंशनल और एक हम जिन्हें प्लेन एंगल कहते हैं और इनका यूनिट का नाम होता है रेडियन। RAD, स्मॉल RAD की इसकी सिंबल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं स्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल भी इसको बोलते हैं, स्टेरेडियन भी बोलते हैं और इस यूनिट को हम SR से डिनोट करते हैं। अब हम इनकी 1 बाय 1 डेफिनेशन और डिटेल को देखते हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इनको लिखा यानी पिक्चर फॉर्मेट में ड्रॉ कैसे किया जाता है। जब बच्चे हम बात करते हैं रेडियन की, तो रेडियन की कुछ डेफिनेशन कुछ इस तरह से: रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 radii of the circle which cut off on the circumference an arc that is equal in length to the radius of circle। इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स को कलर किया गया। अगर आप उनको अंडरस्टैंड करें तो ऑटोमेटिकली आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो जाती है। सबसे पहले आ जाता है रेडियन है क्या? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल से मुराद 2 डायमेंशन यानी जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, यानी सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होता है वो। इसके बाद बिटवीन 2 रेडियाई यानी ये वो एंगल है जो 2 रेडियस के दरमियान होता है। रेडियस किसके? सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। सर्कल के 2 रेडियस के दरमियान बना हुआ होता है। फिर विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, और ये जो रेडियाई हैं ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी जो सर्कल का बाहरी सारा गोल किनारा होता है उसको कट करते हैं। और किस शक्ल में कट करते हैं? एन आर्क, यानी एक आर्क बनाते हैं। आर्क क्या होती है अभी डायग्राम में देखते हैं। और वो आर्क फिर क्या करती है, कितनी होती है? दैट इज का वर्ड आर्क के लिए यूज किया गया। दैट इज इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यही जो ऊपर सर्कल है, सॉरी ये जो ऊपर सर्कल के रेडियाई है यानी रेडियस ऑफ सर्कल है, ये जो आर्क नहीं बनती है ये भी लेंथ में उन्हीं में से एक के इक्वल होती है। लेट्स हैव अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियन एंगल। यहां बच्चे आप देख रहे हैं एक सर्कल और रेड कलर में जो 2 लाइनें सेंटर से सर्कल के किनारे तक जा रही हैं वो है रेडियस। और आपके पास येलो कलर की एक कर्व लाइन नजर आ रही है और आपने डेफिनेशन में भी एक येलो कलर में वर्ड देखा आर्क, ठीक है। एन तो यहाँ आर्टिकल है। तो ये जो येलो आपको सर्कल के किनारे पे नजर आ रही है लाइन, ये है बेसिकली आर्क। सेंटर से जब 2 रेड कलर की लाइन यानी रेडियाई जो सर्कल के हैं वो आके कट करते हैं सर्कल की बाहरी लाइन को, सर्कमफेरेंस, ये जो ब्लैक कलर की सारा आपको गोल नजर आ रहा है ये है सर्कमफेरेंस। तो इसको जब वो कट करते हैं तो आर्क मिलती है येलो कलर की, और उस आर्क की लेंथ भी कितनी होती है? रेडियस यानी रेड कलर की लाइन के इक्वली होती है मैग्नीट्यूड। इसी वजह से उस येलो आर्क
के ऊपर भी आर ही लिखा हुआ है, यानी रेडियस के इक्वल है। तो ये जो पीस कट हो गया सेंटर से यूं बाहर तिकोना सा, इसको बोलते हैं रेडियन एंगल, यानी ये प्लेन एंगल है जिसे रेडियन हम बोलते हैं। अब हम स्टेरेडियन को सीख लेते हैं। स्टेरेडियन आपके पास सॉलिड एंगल यानी स्फीयर की तरह, जैसे फुटबॉल होता है या वाटरमेलन टाइप की चीज, ठीक है। पहला जो हमने देखा वो सर्कल होता है, सर्कल टाइप, जैसे बैंगल होती है आपकी, चूड़ियां जैसे कहते हैं आप। इसी तरह अब स्टेरेडियन की जब बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ये स्फीयर टाइप है, यानी गोल चारों तरफ से, 3 डायमेंशन होता है ये। इसीलिए कहते हैं स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल, यानी 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये कहाँ पे बना हुआ होता है? सेंटर पे ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे बना हुआ होता है। एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी इसका जो एरिया आएगा, जैसे उसके एंड पे एक कर्व एरिया आया था जब कटिंग हुई थी, तो क्या आया था? कर्व एरिया, जिसे हमने आर्क बोला था। तो उसने बताया था उसकी जो लेंथ है वो आर रेडियस के इक्वल है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि जब स्टेरेडियन कटिंग करेगा तो उसके एंड पे आर्क नहीं बचेगी, कर्व एरिया नहीं बचेगा, इसके एंड पे गोल सर्कुलर एरिया आएगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से कि हमारे पास इस दफा देखें आप, ये स्फीयर टाइप है, यानी अंदर वाला हिस्सा भी कलर्ड है। स्फीयर के अंदर कटिंग कुछ इस तरह से हुई है कि आर और आर रेडियस तो है, लेकिन हमने इस दफा गोलाई वाला हिस्सा निकाला है। जैसे किसी वाटरमेलन के अंदर से कटिंग करें हम, और हम एक कोन शेप, जैसे कॉर्नेटो टाइप है ना, कॉर्नेटो की तरह की कोई चीज निकाले, तो अगर आप देखें कॉर्नेटो का ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो क्या होगी? गोल सरफेस निकलेगी, ना कि एक कर्व, पूरी गोलाई में निकलेगी ऊपर वाली सरफेस। ये पूरी ऐसे समझ लें जैसे कोन है, कॉर्नेटो है, इसके अंदर से निकाली हुई, ठीक है। तो और इसका जो बाहरी किनारा है ऊपर वाला जो आपको गोल यहाँ पे नजर आ रहा है, वो क्या होगा? आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ रेडियस, जो कि रेड कलर में डेफिनेशन में बोला गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी साइंटिफिक नोटेशन, और ये पहले से भी आप पढ़ चुके कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है? नंबर्स को 10 की पावर में लिखना, यानी व्हेन द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद बेटा हमारी यहाँ पे होती है कि जब भी किसी चीज़ को आपने लिखना है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है, और बाकी की जो आपके पास पॉइंट फॉर्मेशन है उसको पावर में लिख देना है। जैसे 134.7 को आप लिख सकते हैं 1.347 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली 0.0023 को आप लिखेंगे 2.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3। अब हमारे पास कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जो चलते आ रहे हैं, जो पहले से बने हुए हैं कि यूनिट्स को जब आपने इंडिकेट करना है तो कैसे करना है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें आइंदा फॉलो करना है आपने। सबसे पहले कि जब भी आप यूनिट लिखेंगे, इवन कि यूनिट का नेम आप फुल भी लिख रहे हो, यानी फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। जब जैसे बहुत से यूनिट है जो किसी के नाम पे भी हैं, तब भी आपने उनको कैपिटल्स में नहीं लिखना, लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा। वो किस तरह से? न्यूटन, कूलम, ठीक है। न्यूटन का देखें एन छोटा है, स्मॉल लेटर में है। इसी तरह कॉलम का सी भी स्मॉल लेटर में है। तो इनको कभी भी बड़े लेटर्स में स्टार्ट नहीं करते जब आपने पूरा नेम लिखना हो। हाँ, अलबत्ता अगर आपने सिंबल लिखनी हो तो फिर वो कैपिटल में आती है, लाइक दिस।
कि symbol of unit named after a scientist has initial capital letter such as N for Newton and C for Coulomb। यानी जब आपने पूरा नेम लिखना है तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन जब आपने सिर्फ उसका सिंबल लिखना है जो कि किसी के नाम पे है यूनिट, तो फिर आपने उसको कैपिटल सिंगल लेटर लिखना है। फिर है प्रीफिक्सेस के बारे में कि जब भी आपने प्रीफिक्सेस लगानी है किसी यूनिट के साथ तो उसके दरमियान आपने स्पेस बिल्कुल नहीं देनी है। जैसे आप लिख रहे हैं 1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर, तो इसको आप जब 10 रेज़ टू पावर -3 को कन्वर्ट करेंगे मिली के अंदर, तो आपने मिलीमीटर इकट्ठा लिखना है, उसके दरमियान स्पेस नहीं देनी है वरना वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली 1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर इज रिटन एज 1 मेगामीटर, और लास्ट पे 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसमें देखें ये स्पेस है तो इसका मतलब है ये मेथड गलत है, आपने कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया कि सेंटी और मीटर के दरमियान स्पेस लगा दी, तो ऐसा गलत हो जाएगा। Combination of base unit is written each with one space apart, यानी जब आपने दो यूनिट लिखने हैं बेस यूनिट तो उनके दरमियान आप स्पेस लिखेंगे। याद रहे जब एक प्रीफिक्स और एक यूनिट लिखना है तो स्पेस नहीं देनी, लेकिन जब दो यूनिट लिखने हैं तो एक स्पेस लिखी जाएगी, जैसे न्यूटन मीटर, जाउल पर कूलम, ठीक है, इसी तरह से न्यूटन सेकंड। तो जब दो डिफरेंट यूनिट आ जाएंगे लेकिन होंगे दोनों बेस, उनमें प्रीफिक्स नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उन दोनों के दरमियान एक स्पेस यूज करेंगे। इसके बाद कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होती हैं। कंपाउंड प्रीफिक्सेस से मुराद क्या हुई कि दो प्रीफिक्सेस हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में है कि एक माइक्रो फैरेड, तो आप माइक्रो क्यों लिख रहे हैं, सीधा देखें, एक माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6, दूसरी भी -6, टोटल -12 हो गया, तो -12 के लिए अलग से एक आपके पास प्रीफिक्स मौजूद है जो कि पिको होती है, तो दो आप कभी भी नहीं लगाएंगे। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होती, यानी ये नहीं है कि दो प्रीफिक्सेस आप लगातार लगा दें, उनका ज्वाइनिंग देके कोई एक बनाएंगे। एट एन इंस्टेंट कोई एक ही प्रीफिक्स आप यूज करेंगे, लिहाजा माइक्रो की बजाय आप क्या करेंगे, पिकोफैरेड इज द करेक्ट वन। A number such as 5 क्रॉस 10 raised to power 4 centimeter may be expressed in scientific notation 5 क्रॉस 10 raised to power 2 meter। देखें ये किस तरह से है, सेंटी आपके पास 10 रेज़ टू पावर -2 होता है, तो जब आप 10 रेज़ टू पावर 4 और 10 रेज़ टू पावर -2 को ज्वाइनिंग देते हैं तो उसके बाद आपके पास 4 में से -2 करने के बाद 2 ही बचता है, लिहाजा आपको ज़रूरत ही नहीं है 10 रेज़ टू पावर 4 लिखने की, आप पहले से ही 2 लिखें और सेंटी लगाएं ही ना। इसका मतलब ये हुआ प्रीफिक्स सिर्फ तभी यूज करें जब नेसेसिटी है उसकी, बिला वजह प्रीफिक्स लगाना ठीक नहीं है। When a multiple of a base unit is raised to power, the power applies to whole multiple and not to the base unit only। यानी जब आपके पास एक यूनिट जैसे यहाँ पे मेंशन है किलोमीटर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे स्क्वायर से मुराद ये नहीं है कि वो सिर्फ मीटर के ऊपर है, याद रहे कि वो किलो के ऊपर भी है। यानी जब भी एक दो बेस यूनिट इकट्ठे हैं तो किसी एक पे, जैसे हम देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर सपोज, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मीटर के ऊपर ही स्क्वायर है, वो न्यूटन के ऊपर पे भी है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप इन दोनों के साइडों पे ब्रैकेट्स लगा लें तो उससे आप इजी अंडरस्टैंड करते हैं कि जी ये पावर दोनों के लिए है। जब यूनिट की कन्वेंशन यूनिट लिखते हैं तो हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते,
शॉर्टली हमें ज़हन में यही होता है कि आप एंड वाले पे यानी किसी एक यूनिट पे लिखेंगे, उसका मतलब है दोनों के ऊपर ही है वो। हाँ, अगर वो दोनों के ऊपर नहीं है तो उसका मतलब ये होगा कि फिर आप अलग अलग से खुद से मेंशन करेंगे हर एक के ऊपर। लेकिन अगर एंड वाले पे लिखी गई है और दोनों जॉइन है और दोनों के दरमियान स्पेस भी नहीं है, तो उसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो पावर सभी के लिए है या दोनों के लिए है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में शो भी हो रहा है कि किलो जो है उसकी फिर आपने वैल्यू लगा ली 10⁻³ और फिर पावर्स के जो है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। मेजरमेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू SI यूनिट्स एट द एंड। और होता ये अक्सर हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं इमीडिएट, हम जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है मिलीमीटर वाला, जैसे स्क्रू गेज है मिलीमीटर में मैयर्स देता है और वर्नियर कैलिपर है सेंटीमीटर में दे देता है, लेकिन एट द एंड हमें उन्हें SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मेजरमेंट हमेशा SI यूनिट में एट द एंड कन्वर्ट करनी है। अपनी कन्वीनियंस के लिए आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या मैयर्स ले रहे हैं तब आप उन्हें किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं ताकि जल्दी से आप एक्सपेरिमेंट को कवर कर सकें। लेकिन एट द एंड आपने उसे कन्वर्ट करना है उन सारे यूनिट्स को किस में, SI यूनिट्स के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर प्रिसाइजनेस के बारे में देखेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे।